नमस्कार दोस्तों, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि वस्तु क्या होता है, वस्तु की परिभाषा और उसका उदाहरण देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग देखते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह क्या होते हैं। ये जो है ये संग्रह हम लोग देखेंगे, वस्तुओं का संग्रह देखेंगे। ये है वास्तव में वस्तुओं का संग्रह, लेकिन एक शब्द यहाँ है कि ये संग्रह जो होना चाहिए वो सुपरिभाषित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित। हम लोग अच्छी तरह समझेंगे कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है और वस्तुओं के किस संग्रह मतलब समूह को हम लोग सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे और किसको हम लोग सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहेंगे। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यही जो सुपरिभाषित संग्रह होगा वही समुच्चय कहलाएगा और जो संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा वो संग्रह नहीं कहलाएगा। इसलिए हम लोग इसको अच्छी तरह समझते हैं, हम लोग इसको उदाहरण की सहायता से अच्छी तरह समझेंगे ताकि हम लोग को आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले टर्म हम लोग एक शब्द है सुपरिभाषित, इसको समझते हैं। सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है अच्छी तरह परिभाषित, अच्छी तरह परिभाषित, या इसी को हम लोग कहते हैं सुस्पष्ट भी कहते हैं, मतलब अच्छी तरह स्पष्ट। अब यहाँ अच्छी तरह स्पष्ट से क्या मतलब है? मतलब जो अच्छी तरह समझ में आ जाए, जिसके बारे में कोई संदेह नहीं हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो वैसे चीजों को हम लोग कहेंगे सुपरिभाषित। और जो अच्छी तरह समझ में नहीं आए उसको हम लोग सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि वस्तुओं के किस समूह का मतलब संग्रह को हम लोग सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कहेंगे और किस संग्रह को हम लोग सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं कहेंगे। वो हम लोग बहुत सारे उदाहरण की सहायता से क्या करते हैं, देखते हैं। उसके बाद हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि समुच्चय क्या होता है। तो हम लोग उदाहरण लेकर एक समझते हैं। जैसे जिसे हम लोगों ने यहाँ पहला उदाहरण लिया है कि किसी खास विद्यालय, कोई भी विद्यालय हो सकता है, कोई भी विद्यालय हो सकता है, तो किसी खास विद्यालय से हमको मतलब नहीं है, हमको ये देखना कि आगे क्या करा है। तो किसी खास विद्यालय के मोटे विद्यार्थियों का समूह, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, पार्ट 1 में देखा था कि जितना भी इस ब्रह्मांड में सजीव या निर्जीव है वो सब क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है। तो हम लोग ये अच्छी तरह समझ चुके कि यहाँ विद्यार्थी भी क्या होगा? वस्तु ही होगा। ये समूह जो है, संग्रह जो है वो क्या है? विद्यार्थियों का है। लेकिन यहाँ एक टर्म लगा हुआ, एक शब्द लगा हुआ है, मोटे। अब यहाँ दिक्कत ये है कि किस विद्यार्थी को मोटा विद्यार्थी कहा जाए और किस विद्यार्थी को पतला विद्यार्थी कहा जाए, ये अच्छी तरह स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है विद्यार्थियों का तो समूह है, लेकिन चूंकि यहाँ मोटा शब्द अपरिभाषित है, मतलब किसको मोटा कहेंगे और किसको पतला कहेंगे ये अच्छी तरह क्लियर नहीं है। इसलिए ये समूह जो है हमारा सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है। यदि इसी को दूसरे तरीके से यदि लिख दिया जाता, मान लेते हैं 50 केजी से अधिक वजन वाले सभी मोटे विद्यार्थियों का समूह, तब यहाँ ये अच्छी तरह परिभाषित हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये शर्त लगा रखा है कि भाई वो 50 केजी से जो अधिक होगा, जिसका वजन 50 केजी से अधिक होगा, वो विद्यार्थी मोटा विद्यार्थी कहलाएगा और जिसका कम होगा वो पतला विद्यार्थी, दुबला विद्यार्थी कहलाएगा। लेकिन पहले वाले में ये क्लियर नहीं था, सिर्फ इतना कह दिया गया था कि सभी मोटे विद्यार्थियों का समूह, मतलब मोटा किसको कहेंगे नहीं कहेंगे ये क्लियर नहीं था। तो ऐसी स्थिति में ये जो है हमारा सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित, ये जो है हमारा सुपरिभाषित नहीं है और ये जो है हमारा क्या है? सुपरिभाषित है।
तो हम लोग जब आगे समुच्च की परिभाषा देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे जो वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित होगा वो समुच्च कहलाएगा और जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्च नहीं कहलाएगा। तो उसकी परिभाषा के अनुसार हमारा ये जो है समुच्च नहीं है, जबकि ये समुच्च है। और भी उदाहरण की सहायता से हम लोग देखते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या होता है, यानी सुपरिभाषित संग्रह वस्तुओं का संग्रह जो होगा उसे समुच्च कहेंगे और जो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं होगा उसे समुच्च नहीं कहेंगे। अब यहाँ ये जो दिया है कि व्यक्तियों का समूह, लेकिन ये जो है व्यक्तियों का समूह तो है, लेकिन ये व्यक्ति कैसा होना चाहिए, लंबा। अब फिर यहाँ दिक्कत ये है कि किस व्यक्ति को लंबा व्यक्ति कहा जाए और किस व्यक्ति को लंबा व्यक्ति नहीं कहा जाए, ये स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये भी हमारा समूह वस्तुओं मतलब व्यक्तियों का तो समूह है, लेकिन ये अच्छी तरह परिभाषित नहीं है, मतलब ये अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है कि किसको लंबा कहेंगे और किसको छोटा कहेंगे। लेकिन यदि इसी को दूसरे तरीके से लिख दिया जाए 6 फीट से अधिक की लंबाई वाले लंबे व्यक्तियों का समूह, तो यहाँ ये अच्छी तरह स्पष्ट है कि जिसकी लंबाई 6 फीट से अधिक होगा वो लंबा व्यक्ति कहलाएगा और जिसका लंबाई 6 फीट से कम होगा वो लंबे व्यक्ति नहीं कहलाएगा, यानी छोटा व्यक्ति कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले में जो ये शब्द जो हमारा लंबा शब्द है ये अच्छी तरह परिभाषित नहीं है, जिसके कारण ये समूह जो है हमारा सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह नहीं है और जो सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह नहीं होगा वह समुच्च भी नहीं होगा। लेकिन दूसरा हमारा अच्छी तरह क्लियर है, जो 6 फीट से अधिक होगा वो सब इसमें आ जाएगा, मतलब ये अच्छी तरह परिभाषित होने के कारण ये समूह हमारा क्या है, समुच्च है। और भी बहुत सारे उदाहरण की सहायता से हम लोग इसको अच्छी तरह समझते हैं, नहीं तो ये बहुत ही दिक्कत करता है समुच्च को समझने में। यहाँ एक उदाहरण ये भी है कि भारत के गरीब व्यक्तियों का समूह। अब ये समूह तो व्यक्तियों का है, मतलब व्यक्ति क्या है, वस्तु है, क्योंकि हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई जो जितना भी है एनर्जी वो सब क्या है, वस्तु है। तो ये तो व्यक्तियों का समूह है, लेकिन ये व्यक्ति कैसा है, गरीब है। फिर यहाँ ये प्रॉब्लम है कि अब हम किस व्यक्ति को गरीब व्यक्ति कहेंगे और किसको हम लोग अमीर व्यक्ति कहेंगे, यहाँ स्पष्ट नहीं है। दूसरे में भी वही बात है कि भारत के अमीर व्यक्तियों का समूह, मतलब किस व्यक्ति को अमीर कहा जाए और किस व्यक्ति को गरीब कहा जाए, ये क्लियर नहीं है। लेकिन यदि इसी वाक्य को इस तरह लिखा जाए 50,000 से अधिक मासिक आमदनी वाले अमीर व्यक्तियों का समूह। अब यहाँ ये अच्छी तरह स्पष्ट है, क्लियर है कि जो 50,000 से अधिक मंथली यानी एक महीने में जो 50,000 से अधिक रुपया कमाएगा वो सब अमीर व्यक्ति होगा और जो 50,000 रुपया से कम कमाएगा वो सब क्या होगा, गरीब व्यक्ति होगा। ये अच्छी तरह स्पष्ट है, लेकिन ये दोनों अच्छी तरह स्पष्ट नहीं होने के कारण ये जो है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है और जो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं होता वो समुच्च भी नहीं होता है। यानी ये दोनों जो है हमारा समुच्च नहीं है, लेकिन ये जो हमारा सुपरिभाषित है, ये समूह जो है सुपरिभाषित है, अच्छी तरह परिभाषित है, यानी अच्छी तरह हम समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई संदेह नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, समुच्च होगा। और भी बहुत सारे उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं अच्छी तरह।
अब यहाँ हमारा दो उदाहरण और भी है। 10वीं कक्षा मतलब क्लास 10th, तो 10वीं कक्षा के सभी कठिन प्रश्नों, अब ये समूह तो है, संग्रह तो है, किसका संग्रह है, तो ये प्रश्नों का संग्रह है, लेकिन ये यहाँ दे रखा है कि भाई ये प्रश्न कैसा होना चाहिए, कठिन। अब किस प्रश्न को हम लोग कठिन प्रश्न कहेंगे और किस प्रश्न को हम लोग आसान प्रश्न कहेंगे, ये अच्छी तरह क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई प्रश्न किसी को कठिन लग रहा है और कोई प्रश्न, वही प्रश्न जो है दूसरे को क्या लग रहा है, आसान लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही शब्द कठिन का अलग अलग क्या हो रहा है, समझ विकसित हो रहा है, यानी किसी को कठिन लग रहा है और किसी को आसान लग रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग इसको ये कहेंगे कि ये अच्छी तरह परिभाषित नहीं है, क्योंकि कठिन का यहाँ कोई नियम शर्त नहीं है। दूसरा हमारा है 10वीं कक्षा के सभी प्रश्नों का संग्रह समूह, तो इसमें कोई वैसा शब्द नहीं है जिससे हमको क्या हो, कोई दिक्कत हो। तो ये जो हमारा है अच्छी तरह परिभाषित है, मतलब 10वां में जितना भी प्रश्न होगा वो सब इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन इसमें जो है अच्छी तरह परिभाषित नहीं होने के कारण ये हमारा समुच्चय नहीं होगा, जबकि हमारा ये समुच्चय होगा। और भी उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ दिया है कि विश्व के सुंदर लड़कियों का समूह। अब किस लड़की को सुंदर कहा जाए और किसको बदसूरत कहा जाए, इसका कोई नियम शर्त नहीं है, क्योंकि कोई लड़की किसी को सुंदर लगता है जबकि वही लड़की किसी को बदसूरत लगता है, सुंदर नहीं लगता है। इसका मतलब है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुंदर शब्द की परिभाषा नहीं है। यदि सुंदर शब्द की परिभाषा होती तो सबको वो सुंदर ही दिखता। इसलिए ये जो है, ये समूह जो है लड़कियों का समूह है, लेकिन ये सुंदर लड़कियों का समूह जो है अच्छी तरह परिभाषित नहीं है, जिसके कारण ये समुच्चय भी नहीं है। आगे देखते हैं कि विश्व के बदसूरत, फिर वही बात है कि किस लड़की को हम लोग बदसूरत कहें और किसको सुंदर कहें, ये अच्छी तरह स्पष्ट नहीं होने के कारण ये भी हमारा सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह नहीं है, यानी ये भी समुच्चय नहीं है। उसके बाद है कि भारत के 11 अच्छे गेंदबाजों का संग्रह समूह। अब फिर यहाँ दिक्कत ये है कि किस गेंदबाज को अच्छा गेंदबाज कहा जाए और किसको खराब गेंदबाज कहा जाए, ये अच्छी तरह परिभाषित नहीं है, जिसके कारण ये भी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समूह नहीं है। लेकिन वही जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे ये देखते हैं कि 100 मैचों में, मतलब कुल 100 मैच खेला हो, उसमें से 200 से अधिक क्या लिया हो, विकेट लिया हो, मतलब 100 मैचों में 200 से अधिक विकेट लेने वाले भारत के अच्छे गेंदबाजों का संग्रह, ये अच्छी तरह परिभाषित है। क्योंकि जो 100 मैच खेला होगा, जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो, यदि वो 100 मैच खेला है, यदि उसने 200 से अधिक विकेट लिया तो वो सब इसमें आएंगे, यदि नहीं लिए तो नहीं आएंगे, यानी ये अच्छी तरह क्या है, परिभाषित है, यानी ये हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा। और भी देखते हैं हम लोग एक दो उदाहरण।
इसको हम लोग देखते हैं। पहला है कि विश्व के विख्यात गणितज्ञों का समूह। अब दिक्कत यहाँ यह है कि किस गणितज्ञ को विख्यात गणितज्ञ कहा जाए और किस गणितज्ञ को विख्यात गणितज्ञ नहीं कहा जाए, ये अच्छी तरह स्पष्ट नहीं है। यानी ये भी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं हुआ, जिसके कारण ये भी समुच्चय नहीं है, यानी ये भी हमारा समुच्चय नहीं है। लेकिन यदि वही आगे कहा जाए कि विश्व के गणितज्ञों का समूह, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे लिए क्या हो, दिक्कत हो, यानी क्या करे, हमारी समझ को स्पष्ट नहीं करे, यानी जितना भी गणितज्ञ है विश्व में वो सब इसके अंदर आ जाएगा, यानी ये अच्छी तरह परिभाषित है, जिसके कारण ये समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद, हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में कि उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। तो उनका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का समूह, वो जितना भी उपन्यास लिखे होंगे वो सब इसके अंदर आ जाएगा, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। लेकिन हम जब आगे बढ़ते हैं तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित रोचक, रोचक का मतलब हुआ इंटरेस्टिंग, जो अच्छा लगे। तो अब यहाँ ये दिक्कत है कि कोई उपन्यास किसी के लिए रोचक रहा होगा और कोई उपन्यास किसी के लिए रोचक नहीं रहा होगा, बोरिंग रहा होगा, उसके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। यानी एक ही उपन्यास दो आदमियों के लिए क्या अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये शब्द हमारा रोचक जो है ऐसा इसलिए हो रहा है चूंकि ये अच्छी तरह परिभाषित नहीं है, जिसके कारण ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। आगे देखते हैं कि विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब किस जानवर को खतरनाक कहा जाए और किसको खतरनाक कहा जाए ये स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण ये भी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं हुआ, यानी ये भी समुच्चय नहीं हुआ। तो हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से देखा कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो हम लोग सीधी सी बात ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि जो अच्छी तरह परिभाषित नहीं होगा, यानी जिसके लिए कोई नियम शर्त नहीं होगा तो वो अच्छी तरह परिभाषित नहीं होगा, लेकिन जिसके लिए नियम शर्त होगा वो हमारा क्या होगा, अच्छी तरह परिभाषित होगा। उसी तरह है जैसे बेईमान व्यक्तियों का समूह, तो ये भी अच्छी तरह परिभाषित नहीं है, क्योंकि हम किसको बेईमान कहें और किसको ईमानदार कहें इसके लिए कोई नियम शर्त नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो हम लोग आगे एनसीईआरटी बुक्स है आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे, हमारा समझ और विकसित होता जाएगा। फिलहाल हम लोग इतना समझते हैं कि ये सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह क्या होता है, हम लोगों ने इसको समझा और यही आगे जाके क्या हमारा कहलाएगा, समुच्चय। जो सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह होगा वो हमारा समुच्चय कहलाएगा और जो सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह नहीं होगा वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और क्या क्या नियम यानी कौन कौन सा शर्त होना चाहिए सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह में। हम लोग ये देखते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह का हम लोग तो बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से समझ चुके हैं, लेकिन एक दो शर्त और देख लेते हैं कि क्या कहता है। तो इसमें पहला शर्त ये कहता है, यानी लिखे कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है, क्या अर्थ होता है। तो इसमें पहला अर्थ होता है समूह का प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से भिन्न पहला कहता है कि समूह का प्रत्येक वस्तु यदि सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है तो इसका मतलब यह है कि समूह का प्रत्येक वस्तु जो है एक दूसरे से क्या हो, अलग हो, मतलब एक जैसा नहीं हो, सेम नहीं हो। कहने का मतलब हुआ कि एक ही वस्तु जो है दो बार नहीं आया हो, यानी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई हो। जैसे हम लोग यदि कहते हैं, मान लेते हैं कि सभी वॉवेल्स का संग्रह, तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू।
अब ये अच्छी तरह परिभाषित है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको समझने में कि भाई किसको हम वोवेल्स कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो ये हमारे सामने समस्या नहीं, हम लोग इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं, यानी ये अच्छी तरह परिभाषित है। लेकिन हम यदि गलती से यहाँ 2 बार या तो ए लिख दिए, इसका मतलब क्या, अब ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि भाई आपका जो है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह तभी होगा जब उसमें कोई भी वस्तु दोबारा नहीं आया हो। यदि कोई वस्तु दोबारा आ गया है तो इसका मतलब ये समूह हमारा अब सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह नहीं रहा। यदि आ भी गया तो हम उसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। यानी हमारा पहला ये कहता है कि समूह का प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से क्या हो, अलग अलग हो, मतलब कोई वस्तु 2 बार नहीं आया हो। तो हमारा ये पहला कंडीशन था सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह का। दूसरा कंडीशन क्या कहता है वो भी हम लोग देखते हैं। दूसरा कहता है कि समूह कहें या संग्रह कहें, यानी कलेक्शन मतलब एक से अधिक, ये हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। अब हमारा दूसरा कंडीशन कहता है कि समूह का प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु किसी विशेष गुण को धारण करता हो। अब किसी विशेष गुण को धारण करने का मतलब क्या होता है, हम लोग देखते हैं उदाहरण की सहायता से। जैसे हम यदि लिखें कि 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का सम। हम लोग जानते हैं कि किस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब हमारा क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। तो हम एक उदाहरण लिए कि 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या समूह। तो इसमें कौन कौन आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही, क्योंकि 10 से कम का रहा है। अब यहाँ कहता है कि समूह का प्रत्येक, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, समूह है। अब इसका प्रत्येक वस्तु एक भी क्या है, 10 से कम प्राकृतिक, ये विशेष गुण हो गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा, विशेष गुण हो गया, विशेष गुण हो गया। और इस विशेष गुण को ये जितना भी हमारा वस्तु है वो सब क्या करेगा, फॉलो करेगा, मतलब इससे बाहर ये नहीं जाएगा। यदि बाहर हो गया तो ये अच्छी तरह परिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं रहेगा। यानी एक जो है हमारा 10 से कम प्राकृतिक संख्या है, 2 भी हमारा 10 से कम प्राकृतिक संख्या है, 3 भी हमारा 10 से कम प्राकृतिक संख्या है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी हमारा क्या है, 10 से कम प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यदि हमने गलती से लिख दिया यहाँ 10, तो ये हमारा अब सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 10 जो है इस विशेष गुण को धारण नहीं करता। यानी इसके साथ हम यदि 10 लगा दें, यानी 10 जो है इस विशेष गुण को धारण नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या है, हमारा सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है। तो वही ये कह रहा है कि भैया समूह का प्रत्येक वस्तु जो है, ये सब जो है, ये किसी विशेष गुण, मतलब इस गुण जिसके आधार पर समूह का निर्माण हुआ हो, क्या किसी विशेष गुण को धारण करे, ताकि स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि दिया गया वस्तु जो है उस समूह में मौजूद है या नहीं। तो हम कहेंगे कि भैया ये 10 जो है हमारा इस समूह में नहीं है, क्योंकि ये जो है इस विशेष गुण को धारण नहीं कर रहा है। यानी ऐसी स्थिति में ये हमारा सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं हुआ। लेकिन जब हम यहाँ से 10 हटा देते हैं तो प्रत्येक वस्तु जो है उस विशेष गुण को क्या कर रहा है, धारण कर रहा है, यानी उसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है क्या हमारा सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह संग्रह है। एक और उदाहरण लेते हैं। सभी कॉन्सोनेंट्स का समूह। हम लोग जानते हैं वोवेल्स 5 होते हैं और जो बाकी रेस्ट 21 जो बचता है वो सब क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। तो कहने का मतलब B C D F
GH JKLMN PQRSTVWXYZ। तो अब ये सभी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि समूह, यानी ये क्या है, एक समूह है। तो इसका ये जितना भी प्रत्येक वस्तु है इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, धारण कर रहा है। यानी ये अभी तक अच्छी तरह परिभाषित है। यानी समूह का प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण, यानी इस गुण को क्या कर रहा है, धारण कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। यानी ये क्या है, उसका क्या है, समूह का वस्तु है, अच्छी तरह परिभाषित है। लेकिन यदि हम यहाँ ए लगा दें इसके साथ, अब ये जो हम ए जो है हमारा क्या कर रहा है, इसको धारण नहीं कर रहा है, यानी इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। मतलब ए जो है कॉन्सोनेंट नहीं है, यानी इस समूह के अंदर ये नहीं आएगा। तब ये क्या बन गया, अपरिभाषित बन गया। वस्तुओं का समूह है, संग्रह है, लेकिन ये क्या हो गया, अब सुपरिभाषित नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि ये जो है इसको धारण नहीं कर रहा है। वही ये कह रहा है सेकेंड कंडीशन, शर्त, कि समूह का प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को धारण करे, ताकि स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि दिया गया वस्तु उस समूह में शामिल है या नहीं। तो हम लोगों ने आज ये देखा सेकेंड पार्ट में कि सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह संग्रह क्या होता है, और यही आगे चल के क्या कहलाएगा, हमारा समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दें, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समुच्चय क्या होता है।